करेगी कि ये को भले ही वोट ना मांगा जाए, लेकिन आपको लगता है कि ये क्या चुनाव प्रचार करने का ही एक तरीका है? भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति तो आप गिन लीजिए, जो दिनों को धर्म से जोड़ते हो। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का ही है कि शनिवार रविवार तो ईसाई का होता है, शुक्रवार तो मुस्लिम का होता है, जिन्होंने दिनों को ही बांट दिया तो वो कहीं किसी के कहीं आने जाने को नहीं बांटेंगे। उनका तो इसी बात से ऑब्जेक्शन है, आधा चुनाव प्रचार तो इसी का है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कौन आया कौन नहीं आया। किसी भी धार्मिक स्थान में जाने का निर्णय उस व्यक्ति का होता है जो उस धर्म को मानता है, और वो कब जाएगा ये भी उसे तय करना। आप किसी को इस बात के लिए सार्वजनिक जीवन में आलोचना करें कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, यदि उससे आपका कोई प्रभावित नहीं हो रहे तो ये उसका निजी मसला है। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं। चुनाव जो क्योंकि लगातार चल रहा है, 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर लगातार मतदान चल रहा है। सबसे पहले मैं सुधीर जी आपका एक रिएक्शन चाहता हूं। गोरखपुर की लोकसभा सीट है जहां पर मतदान जो है वो लगातार चल रहा है और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। रवि किशन यहाँ से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और काजल निषाद को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। काजल निषाद का कहा जाए कि जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो लो दिखाई दिया, क्योंकि उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बहुत ही भावुक अपील करते हुए नजर आई हैं और जाति के नाम पर वोट जो है वो खुलकर मांगती हुई नजर आई है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो दिखाई दे रहा है, इस वजह से इतनी भावुक अपील उनको करनी पड़ी? नहीं, जहाँ तक काजल निषाद जी जो हैं वो महिला हैं, वो निषाद समुदाय से आती है जो एक निर्बल, वो एक कमजोर समाज माना जाता है, या वो समाज के हिसाब से उसका हम कहते हैं जी। उसके बाद पिछले दिनों उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा उन्हें, तो उन्होंने उसी बात के लिए लोगों से अपील किया। अब ये तो अपील क्या किया कैसे किया ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, लेकिन ये है कि उन्होंने अपील किया। जहाँ तक लो कॉन्फिडेंस की बात है, सारे लोग वोट मांगते हैं, जो भी प्रत्याशी होते हैं वो वोट कहते हैं, वोट मांगने का सबका अपना अपना अलग तरीका है। तो उन्होंने वोट की अपील की, वो उनके लिए अच्छी बात है, और वो अच्छा चुनाव लड़ रही। उसका पता ये अभी रवि किशन जी का हम सुन रहे थे बयान की माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान से आज धूप कम करा दी, तो ये भी बयान है कि वो जो वहाँ पे ध्यान मग्न है उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो गया, धूप कम होगी। तो ये सब के अपने अपने प्रचार करने के तरीके हैं। ठीक है, एसएन सिंह सी, गोरखपुर में आपको लगता है फाइट जो है वो रवि किशन के लिए कहीं ना कहीं टफ बनी हुई है? आपको लगता है कि इजीली वहां पर भारतीय जनता पार्टी आपको विनर दिखाई दे रही है? देखिए शांतनु जी, दोनों जवाब, एक तो पहले आपका जवाब देता हूं, फिर हमारे मित्रों ने जितना सवाल उठाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे, उस पर भी 10 सेकंड दीजिएगा, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। गोरखपुर नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में कहीं कोई फाइट वाइट नहीं बनी हुई है, आप देख लेंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और देश में विकास के कार्य किए गए। उस विकास के नाते जनता हमको वोट कर रही है। हम जाति की नहीं बात कर रहे हैं, धर्म की नहीं बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, दोनों चीज इन्होंने ही कहा, सुधीर जी ने कहा, जब आपने पूछा कि भाई आप भी चले जाइए अयोध्या, तो बोले कि वो हमारा निजी मैटर न जाए, कौन पूजा करता है कौन नहीं पूजा करता है, उसका बड़ा निजी मामला होता है। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अगर जाते हैं तो उनका निजी मामला है, इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जा रहा है पूजा करने तो आपको क्या तकलीफ है? आप बुरे कार्य करके उसको दिखाने का कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। तो मैं तो शांतनु जी यही कहूंगा कि भारत के लोग जैसा मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि ये लोग धर्म के विरोधी हैं, खास करके हिंदू धर्म का तो और विरोध करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हमारी तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं हो पाएगी। नहीं तो जब जाता है, मस्जिद जाता है, गिरजाघर जाता है, वो जाना भी चाहिए। अगर धर्म और आस्था के नाते कोई कार्य हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव समाप्त होने के बाद स्वर्गीय आदरणीय अमर सिंह साहब के साथ बहुत सारे लोगों ने देखा जिसकी जैसी स्वेच्छा मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोई मुंबई जाता है, कोई सिंगापुर जाता है, कोई रिश्तेदारी में जाता है, ये भी नहीं कहना चाहिए नानी दादी के घर। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसा करता है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि वो देश के प्रधानमंत्री, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की सभी गतिविधियां और कैमरे में कैद होती है। लोग जानना चाहते हैं
भावुक होते हैं। लोग ये समझना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहाँ, ऐसे प्रधानमंत्री जी जो 24 घंटे देश के लिए काम कर रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो बता दें कि 5 वर्षों में आदरणीय अखिलेश यादव जी कितने दिन मुख्यमंत्री कार्यालय गए? नहीं गए। वो अपने घर से ही दफ्तर चलाते थे। सबको का कार्य करने का अलग शैली होता है, अलग तरीका होता है। चौथी बात मैं कहूंगा कि कहाँ ऐसा लिखा हुआ है, फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि कहाँ ऐसी गाइडलाइन है कि चुनाव के समय कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर नहीं जा सकता है? जा सकता है। आपको क्या दिक्कत, क्यों आपत्ति? आप 5 जगह चले जाइए, 8 जगह चले जाइए, नहीं आपत्ति होनी चाहिए। यही आज देश की जनता और प्रदेश की जनता ने समझ लिया कि समाजवादी पार्टी और सहयोगियों जब उनकी सरकार रहती है, कभी शोभा यात्रा पर पथराव करा देंगे, कभी कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर देंगे। 2016 की एक घटना आपको बताता हूँ, जुमे के दिन होली पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, हम सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, हम लोग भी सभी खाने जाते हैं। उस दिन समाजवादी पार्टी मेरठ में प्रतिबंध लगा देती है कि नहीं, आधे दिन तक आप होली मनाएंगे, 2 बजे के बाद जुमे की नमाज शुरू होगी और होली नहीं मनाएंगे। ऐसा कार्य क्यों करते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाउड स्पीकर अगर हटाया जाता है तो सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर से हटाया जाता है। जब इस तरह का स्पष्ट मैसेज देंगे कि एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार कैसी होती है, तो आज जो उत्तर प्रदेश में 37 साल का इतिहास बदला, वो इसी नाते बदला कि मुस्लिम भाइयों ने, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मत किया। किसी एक जाति, किसी एक धर्म के नाते 2014 और 19 में इतनी बड़ी केंद्र की सरकार बनी और नहीं बन पाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य होते हैं वो सबके लिए समान भाव से होते हैं। हाँ, आप अब चौथी बात देखिए, शांतनु जी हुआ क्या, समाजवादी पार्टी पता नहीं कांग्रेस से बदला ले रही है या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बदला ले रही है। क्योंकि जब कांग्रेस के आदरणीय सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनना था तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि विदेशी मूल के नागरिक को हम समर्थन नहीं दे सकते हैं, और अखिलेश मंदबुद्धि ये सब आपने देखा। तो हुआ क्या है कि ये केवल सीट शेयरिंग का गठबंधन हुआ, कहीं ऐसा गठबंधन नहीं हुआ। पूरे देश में आप देखेंगे इनकी सबसे बड़ी गठबंधन पार्टनर जिसकी लोकसभा में अच्छी सीटें थी, ममता बनर्जी, वो पहले ही बाईकाट कर गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भैया हम सिर्फ दिल्ली में आपके साथ रहे, हम पंजाब में आपको गाली देंगे, हम पंजाब में आपके भ्रष्टाचार को बताएंगे। यही हाल लेफ्ट ने केरल में किया। केरल में शांतनु जी लेफ्ट ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कभी उसको नहीं आना चाहिए, और कांग्रेस बताती रही लेफ्ट को भ्रष्टाचारी। तो हमें लगता है कि देश की जनता ने देखा कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो है वो वास्तव में है नहीं। तो इस नाते देश की और प्रदेश की जनता ने इन पे विश्वास और भरोसा नहीं दिखाया। और एक बात और मैं कहूंगा, देखिए होता क्या है, 100 रुपए का सामान भी कहीं आप नहीं छोड़ते हैं जहां भय होता है कि ये सामान सुरक्षित मेरे घर नहीं आए। कहीं आप 50,000 के टीवी, फ्रिज, कूलर लेते हैं और घर चले जाते हैं। लोगों ने देखा कि भाई इन लोगों के हाथ में देश सुरक्षित नहीं था, रोज विस्फोट की घटनाएं होती थी, रोज पत्थरबाजी होती थी। इसी उत्तर प्रदेश में 800 दंगे हुए थे और उसमें सभी पीड़ित हुए थे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। तो मुझे लगता है कि जब शांति वाला आज प्रदेश हो गया है, आज विकास का प्रदेश हो गया है, रैपिड रेल वाला जब प्रदेश हो गया, एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश हो गया है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश हो गया, तो लोगों को विकास अच्छा लग रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे कहने से वोट मिल जाए, इनके कहने से सिर्फ वोट मिल जाए, तो ये तो पता नहीं कब से 500 पार 600 पार ये भी करते थे। विधानसभा के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव, लेकिन देखिए सर, चुनाव से पहले तो इस तरह के पार्टियों से गठबंधन बनता बिगड़ता रहता ही है। लेकिन मैं सुधीर जी से एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, उसके बाद शांतनु जी मुझे कहीं जाना है तो मैं आदर सहित हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक नमन करते हुए और आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे किसी और जगह पे जाना था, मैंने जो कुछ भी कहा इसमें अगर कोई त्रुटि हुई उसको माफ करिएगा, फिर दूसरे किसी डिबेट में हम बैठते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ। लेकिन सुधीर जी मैं इस पर जवाब आपसे चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए ये पर्सनल मामला है, अगर कोई किसी धार्मिक स्थान पर जाता है तो इसमें किसी को कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता अगर जाता है तो ये उनका पर्सनल मामला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, जैसा कि आपने भी कहा सुधीर जी। हम तो वही मानते हैं, लेकिन
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस नारे के साथ वोट कौन मांगता है? जो धर्म का आधारित राजनीति की शुरुआत किसने की इस देश में? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उसने जो एक हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था वहाँ सबसे पहले धर्म की राजनीति की शुरुआत की, धर्म को राजनीति के साथ घालमेल किया। तो ये तो उन्हें सोचना जी कि हम तो अब भी मानते हैं कि धर्म का कोई, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सब हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सबको अपने अपने धर्म मानने की आज़ादी है, और वो कैसे मनाएगा वो उनकी बात है। लेकिन लोगों के धर्म से, लोगों के खाने पीने से, लोगों के पहनावे से दिक्कत तो इन्हें है। जिस देश में अभी गठबंधन की बात कर रहे थे मित्र हमारे जी, राजभर जी ने क्या क्या नहीं कहा, चल सन्यासी मंदिर में जैसे तमाम नारे लगाते थे उनकी मीटिंग में बैठ के, क्या मोदी जी को कहते थे, क्या अमित शाह को कहते थे, लेकिन आज उनके लिए सारे नेताओं को वोट मांगनी पड़ रही। तो ये तो लोकतंत्र है, कहीं हम लोगों को समय समय पे सब चीज़ें भूलनी पड़ती हैं, कहीं याद रखनी पड़ती हैं। तो इसी चीज़ का है, इसी आप एडेप्टेशन के साथ ही लोकतंत्र के साथ चल सकते हैं। तो इसमें कोई जैसी आवश्यकता होगी, जैसा जनता आदेश देगी उस तरीके का व्यवहार होगा। बिल्कुल, जनता जैसा आदेश देगी उसी तरीके का व्यवहार होगा। गौरव जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, ये 13 लोकसभा सीटें हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है उस पर किस तरह के फाइट आप देख रहे हैं? और गठबंधन चूंकि समाजवादी पार्टी से है उसका भी फायदा कहीं ना कहीं मिलने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ हुआ और उसको सबसे बड़ा गठबंधन बनाया जाता है। लेकिन आपका मुकाबला आपको लग रहा है वाराणसी में आप फाइट दे पा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री को? और बाकी जो कांग्रेस पार्टी अन्य 3 सीटों पर लड़ रही है उस पर आप क्या मानते हैं, किस तरह का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है? नहीं, जितने भी अभी फेज में चुनाव हुए हैं सभी में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है और मैक्सिमम सीटें जो है हम लोग जीतेंगे। भाजपा को जो ये गुरूर था कि हम इतनी सीटें लाएंगे, 80 लाएंगे, 70 लाएंगे, 60 लाएंगे, 50 लाएंगे, ये गुरूर जो है ये इस बार पूरी तरीके से टूटने वाला है। और ये इस बात का सबूत है कि जिस तरीके के बयान प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, कहीं मुजरा बोल रहे हैं, कहीं आप पाकिस्तान की बात करते हैं, कहीं मंगलसूत्र की बात करते हैं, तो एक तरीके से ये हताशा और उनका मानसिक दिवालियापन जो है उसको दर्शाता है। आप समझिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आप बात करते हैं कहीं पाकिस्तान की, कहीं चीन की, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे तो आप बात करिए, आप गन्ना किसानों की बात करिए, आप यहाँ पर बुंदेलखंड में ओलावृष्टि हुई है उन किसानों की बात करिए, आप जो निरंतर बिगड़ती आपके व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसके ऊपर बात करिए। आप इन बातों पे बात नहीं करेंगे। अगर 10 साल भी कोई आदमी प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर इन तरीके की चीजों के ऊपर वोट मांगता है तो आप समझ सकते हैं कि उसने कितना काम करा होगा अपने कार्यकाल में। तो ये कहीं ना कहीं उनके हताशा को और मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। और निश्चित ही जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में मेजोरिटी लाएगी सीटों के मामले में। मैं प्रत्येक सीट का तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ही बोलूंगा कि भाजपा से ज्यादा सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आने जाने वाली हैं। राजा रिजवी साहब जी, आपको भी लगता है? गौरव जैन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन इस बार लाने वाला है, और इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको विश्वास है कि यूपी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा इस बार, और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने में इंडिया गठबंधन कामयाब होगा, ऐसा इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी मानते हैं। आप क्या मानते हैं? पूरा आकलन आपका क्या कुछ कह रहा है? देखिए, आज जो 13 लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है जी, इसमें कोई सीट जो है न तो समाजवादी पार्टी के पास है न कांग्रेस के पास है। इसमें कोई उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, न समाजवादी पार्टी के न कांग्रेस के। तो अब आप अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस यहाँ से सीट निकालती है तो उसका एक मतलब जो है एक परसेंटेज बढ़ेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जीती हुई 10 सीटें हैं 10 लाना उसके लिए बहुत ज़रूरी सीटें हैं, हर हाल में लाना है उसको। अगर नहीं लाएंगे तो 100% की रिकवरी उसकी नहीं होगी, जो 100% होता है कि साहब इतनी सीट हमारी जीतनी चाहिए। अब आप देखिए 2 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, बलिया और आपका जो है वो चंदौली, जहां हर लोग कम से कम कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 3 लाख समझिए जीते हैं। जैसे यही जीते थे गोरखपुर से रवि किशन 3,01,664 वोट से।
तो कहीं ना कहीं लोग लाखों लाख 2-2 लाख से जीते हैं। लेकिन ये 2 लोकसभा ऐसी है बलिया, जहां पे वीरेंद्र सिंह बीजेपी से लड़े थे, वो 15,519 वोट से, ये कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। भारतीय जनता पार्टी को इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करके 5 बजे तक 6 बजे तक कितने वोट गिरवा लेते हैं, ये देखने की बात होगी। दूसरी आप देखिए जो चंदौली है, वहां जो है 13,424 वोट से महेंद्र जी जीते हैं, जबकि महेंद्रनाथ पांडे जी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ऑलरेडी जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इससे पहले भी मंत्री थे, लेकिन इतने कम वोट से जीते हैं। और उसका देखिए असर आप देखिए कि बीजेपी जो है वो बलिया के अंदर 2014 में भरत सिंह जीते थे वहाँ से, उसके बाद 2019 में वहाँ वीरेंद्र सिंह को टिकट मिला। वीरेंद्र सिंह पाते तो वोट कितना है, 4,69,114 वोट। और वहीं सनातन पांडे जो लड़ते हैं उस समय सपा और बसपा गठबंधन में, उनको मिलता है 4,53,595 वोट, यानी 15,519 से जीतते हैं। और वहां सुभाषपा से भी लड़े थे, विनोद लड़े थे वहां से, सोहेल देव की पार्टी से, उनको मिला था 35,874 वोट। अब इत्तेफाक ये है कि उस बलिया में नोटा भी दब गया, आप समझिए, न दे 9,540 वोट। अब बलिया का जो टिकट है, वीरेंद्र सिंह को जो सिटिंग एमपी थे, इनको टिकट नहीं दिया, वहां टिकट दे दिया नीरज शेखर को। नीरज शेखर चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है। और सनातन पांडे अब की जो है वो अब उस बार भी सपा से थे, इस बार भी सपा से लड़ रहे हैं, और सनातन पांडे ओल्ड एज में जा रहे हैं, तो वहाँ शायद वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो, मेरा अंतिम चुनाव है, ये है, तू है, जिताता आदमी की नहीं जिताता। लल्लन सिंह यादव वहाँ बसपा से लड़ रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है वहाँ पर उस धरती पे। और आप अगर चंदौली में आ जाइए तो चंदौली में आप देखिए 2014-2019 में महेंद्रनाथ पांडे जीते थे, ये तीसरी बार उनका चुनाव होगा हैट्रिक का, अगर वो जीतेंगे तो। और उनके सपा से लड़े थे संजय सिंह चौहान, उनको भी अच्छा वोट मिल गया था, 4,94,689 वोट। शिवरतन लड़े थे वहां से, उनको 22,190 मिला था। और फिर सुभाषपा से लड़ गए राम गोविंद, जो है राम गोविंद, उनको 18,971 वोट मिला। अब की जो चुनाव है, महेंद्र पांडे जी तीसरी बार लड़ रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह सपा से लड़ रहे हैं, सत्येंद्र मौर्य जो बसपा से लड़ रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव। एक इंटरेस्टिंग चुनाव और है कुशीनगर जी। कुशीनगर इसलिए इंटरेस्टिंग है कि वहां पर जो है एक ऐसी शख्सियत लड़ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो एमएलसी से इस्तीफा दिया, उनकी बीवी को, उनकी सॉरी माफ कीजिएगा, उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला बदायूं से, बीजेपी से। और वहां बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, आप समझिए। इंटरेस्टिंग इसलिए है कुशीनगर से कि राजेश पांडे 2014 में भारतीय जनता पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 2019 में उनको टिकट न दे करके विजय दुबे को टिकट दिया, विजय दुबे जीत गए। वोट पाए थे वो 5,97,039 वोट, और जीते थे वो 3,37,560 वोट से। वहां एनपी कुशवाहा सपा से लड़े थे, उनको मिला 2,62,479 वोट। और कुंवर रंजीत सिंह कांग्रेस से लड़े थे, उनको 1,46,000। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य किसको नुकसान पहुंचाते हुए नजर दिखते हैं आपको कुशीनगर में? देखिए कुशीनगर स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए जाते हैं, कुशीनगर बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो है, किसको नुकसान पहुंचाएंगे सर वहां से? अब देखिए ये मौर्य समाज से आते हैं, जाहिर सी बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता रह चुके हैं, बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका एक अपना रुतबा है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। अब जीत हार क्या होती है तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मौर्य जी जो है, जबकि सपा से अजय प्रताप सिंह सैतवार लड़ रहे हैं वहाँ कुशीनगर से, जो सपा ने टिकट दिया है, अजय प्रताप सिंह सैतवार को टिकट दिया है। और विजय कुमार दुबे जो है दूसरी बार लड़ रहे हैं बीजेपी से, और बसपा से शुभ नारायण चौहान लड़ रहे हैं। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन एक ज़रा से बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ का भी चुनाव है जी। ठीक है, मैं सुधीर जी के पास आऊँगा। सुधीर जी, मैं बात करूँगा घोसी लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कई दिग्गज कहा जाए कि वहाँ पर क्षेत्रीय जो नेता हैं वो वहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो वो वहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। उनके बेटे को चूँकि वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके लिए प्रचार करते हुए वहाँ पर नजर आए हैं। तो वहीं पर अखिलेश यादव जी भी वहाँ पर गए और उन्होंने भी प्रचार किया। तो आप किस तरह से देखते हैं घोसी का जो एक बैटल है, काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर नज़र आता है। समाजवादी पार्टी ये जो पूरा घोसी का जो एक युद्ध कहा जाए
वो किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है? क्या कॉन्फिडेंट है समाजवादी पार्टी कि घोसी में जीत उसकी होगी? घोसी में तो कोई चुनाव ही नहीं है। घोसी में तो हम लोग एक तरफा जीत रहे। घोसी का क्यों ऐसा लगता है आपको? नहीं, वहाँ के लोगों के रिएक्शन है, आप देख लीजिए, दोनों मीटिंग का अंतर देख लीजिए, यदि आपके पास विजुअल्स हो तो निकाल लीजिए। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो मीटिंग थी, जो उसमें जो युवाओं का जो उत्साह था, जोश था, और जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी, चाहे किसी की भी मीटिंग रही हो, तो उन मीटिंग से पता चल जाता है कि किसी प्रत्याशी के बारे में वहाँ के लोगों की राय क्या है। और वो पहले भी रिजेक्ट कर चुके। जो पहले वहाँ पर आपको याद होगा कि उपचुनाव जब हुआ था, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छे वोट के साथ जीती थी। हम लोगों ने इस बार देखिए, ये चुनाव हम लोगों ने एक सामाजिक समीकरण बनाया। हम लोगों ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नाम पे चुनाव लड़ा। हम लोगों ने सब लोगों की जितनी हिस्सेदारी है समाज में उसके हिसाब से टिकट दिए, और हमारे मुद्दे जनता के मुद्दे। हम पहले दिन से कह रहे कि किसानों की आमदनी दोगुनी का क्या हुआ, जो युवाओं को रोजगार देने थे उनका क्या हुआ, आरक्षण व्यवस्था का क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी इन सब सवालों का जवाब देने के बजाय वो मुजरा, मछली, मीट, पाकिस्तान, फिर जाके कहीं समाधि में या ध्यान करने में बैठ गए। तो ये जनता इन चीज़ों से ऊब चुकी, इनके डायलॉग से, पुराने वालों से, इनकी नफरत की बातों से। उन्हें उम्मीद थी, वो एक उम्मीद जगा के आए थे लोगों के साथ में। लेकिन पिछले 5 साल में सरकार ने 2019 से और 2024 तक सिवाय जो पूंजीपति हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के बजाय गरीब लोगों से धन लूट के इस देश की अर्थव्यवस्था का दोहन करके अडानी अंबानी के यहाँ संपत्ति इकट्ठा करा के इन लोगों ने आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। जहाँ तक इनके जो जन कल्याण के जो काम गिनवाते हैं, जब इस समय जो जीएसटी का कलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, जो सीधे जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट जो टैक्स है प्रत्यक्ष, वो सबसे ज़्यादा इस समय इकट्ठे हो रहे। जो लोगों को कोई भी ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो खेती के उपकरण हो या दवाई हो, नर्सिंग होम हो, स्कूल की कापी किताब हो, सब पे जीएसटी देना पड़ रहा है। सारी संस्थाओं को इन्होंने ख़त्म कर दिया। वहाँ पे ऐसे एक तरीके की सोच के लोग बैठा दिए जिन्होंने वहाँ का सारा वातावरण एक विपरीत दिशा में ले गए, जो संविधान ने जिसके बारे में कहा था। तो इसके जनता देख रही, जनता का प्रतिक्रिया होती है, समय लगता है। उन्हें उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद जगाई थी। लेकिन आप ये देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारे एजाज साहब बता रहे थे कितना गैप था, इतना जो वोट का अंतर था। 2014 से पहले की भारतीय जनता पार्टी को कितनी वोट मिलती थी, कितने उसके एमएलए एमपी होते हैं, तो जनता इस चीज़ को नहीं देखती कि उसके पहले उसका कितनी वोट थी, कितना उसे रहा। ये सब स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े हैं जो बाद में चुनाव जीतने हारने के बाद में कुछ राजनीतिक विश्लेषक लोग यूज करते हैं। लेकिन इस समय जनता की भयंकर नाराजगी है। आप नीचे जाके, हम लोग तो रोज समाज में रहते हैं, सब लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों की नाराजगी दिखाई देती है। ठीक है गौरव जैन जी, अगर देखिए आपको लगता है कि जनता इतनी ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन तमाम सोशल वेलफेयर को लेकर जो उनकी स्कीमें हैं, चाहे वो राशन की बात करती हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करती हो, इन तमाम योजनाओं का जिक्र करती है। लेकिन गौरव जी, अगर जनता इतनी नाराज़ है तो फिर आपको ये क्यों कहना पड़ता है कि आप वो 5 किलो राशन दे रहे हैं तो हम 10 किलो राशन देंगे? आपको लगता है कि राशन की बात कहीं ना कहीं जनता तक पहुंच रही है और इसका काउंटर करना ज़रूरी है? जी देखिए, राशन के साथ साथ हमारी जो बातें हैं, हमने ये भी कहा कि हम 8500 रुपए प्रति महीना देंगे महिलाओं को, और वो इसलिए देंगे क्योंकि जो वुमेन वर्कफोर्स है, जिसका आप समझिए इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा अभी नुकसान हो रहा है, तो उसको भी आपको कहीं ना कहीं कंपेंसेट करना जरूरी है। तमाम देश हैं दुनिया में जहां पर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए हैं और वो सफल हुए हैं। क्या आप समझिए, नरेगा को सदन के पटल पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि ये गड्ढा खोदने की स्कीम है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। और वही हम देखेंगे कोरोना काल में या उससे पहले भी, जब पूरे दुनिया में रिसेशन आया, तो उसी नरेगा की वजह से गाँव में जो रूरल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बचा रह गया। तो हमारी जो स्कीम है वो सिर्फ सब्सिडी देने पर या फिर आपको मुफ्त राशन देने पर नहीं है। हमारा जो स्कीम है, इंडिया गठबंधन की जो स्कीम है, वो किसी तरीके से आदमी को खुद के पैरों पर खड़ा करने की है, स्वावलंबी बने। जो स्वराज की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आपको इकोनॉमिक फ्रीडम एक तरीके से मिले।
जो आज आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो तमाम, आप चाहे CSDS की रिपोर्ट हो या फिर आप खुद सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जो पुअर रिच डिस्पैरिटी है, जो गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं उसमें जो सरकार जो है वो अमीरों की सहायक बनी हुई है। पूरे देश में 1% लोगों के पास देश के 73% अगर संपत्ति चली जाए। ठीक है तो आप गौरव कहीं जी, ना मैं कहीं- आता हूं आपके पास। इसी बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक